नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिक्षक राही में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट 2022 का सिलेबस, उसका स्ट्रक्चर और उसके पैटर्न के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं जो कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, दोस्तों यह कंटेंट आपको किसी भी कोचिंग संस्था या किसी भी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नहीं मिलेगा। कोचिंग संस्था वाले जो है आपको सीटेट का सिलेबस तो बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे और सीटेट का जो भी मतलब कि कंटेंट है उसको भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस ही बताते हैं ताकि आप सिलेबस को देखकर भयभीत हो जाएं और उनके कोर्सेज को परचेज कर लें। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोचिंग वाले कभी भी आपको स्ट्रक्चर और पैटर्न के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि छात्र को सीटेट का स्ट्रक्चर और पैटर्न पता चल जाएगा तो वह दोस्त कभी भी हमारे कोर्सेज को नहीं खरीदेगा। ठीक है दोस्तों, इस वजह से वो लोग आपको कभी भी स्ट्रक्चर और पैटर्न नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि स्ट्रक्चर और पैटर्न पता चल जाएगा तो उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा और वह स्वयं से सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम को क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, और उनकी जो दुकान है वो चौपट हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिलेबस तो आपको सबसे अंत में बताएंगे। सबसे पहले आपको सीटेट का स्ट्रक्चर और उसके पैटर्न के बारे में बताएंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि आपका आज मैं 20 नंबर, जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 20 नंबर आज मैं आपका पक्का करवा के ही जाऊँगा। केवल आप जो मैं कंटेंट लाया हूँ उसका कंटेंट बस समझ लीजिए, आपका 20 नंबर तैयार हो जाएगा। केवल स्ट्रक्चर और पैटर्न समझने मात्र से ही आपका 20 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, सीटेट में पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर पैटर्न की बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना होता है, मतलब एग्जाम की संरचना कैसी है। ठीक है दोस्तों, कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितना समय होता है, उसमें कैसी मार्किंग्स होती है, ये सब क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद जब पैटर्न में बताएंगे तो पैटर्न से ही आपका 20 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सीटेट में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितना? 150 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, और कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का होता है। ठीक है, 150 मार्क्स का होता है सीटेट। और समय आपको कितना मिलता है? 2.5 घंटा समय मिलता है। बहुत ही सफिशियंट समय मिलता है। यदि आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है या अच्छा है तो आप 1 घंटे 45 मिनट या 1.5 घंटे में आप कर लेंगे। मैक्सिमम 2 घंटे में आप तो 100% कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और सीटेट में किसी भी प्रकार का दोस्तों निगेटिव मार्किंग्स नहीं होता है। ये सीटेट के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग्स नहीं होता है। यदि दोस्तों आपकी तैयारी अगर 70 और 75 के आसपास हो जाता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 70 से 75 नंबर की अगर तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि इतना क्वेश्चन आप अच्छे से सही कर लेते हैं, तो आपको 90 नंबर पाना होता है। ठीक है दोस्तों, 90 नंबर पाना होता है और आप आसानी से, माइनस मार्किंग्स नहीं होता है, तुक्का मार के भी आप 90 नंबर आसानी से पा लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको तुक्का मारना नहीं सिखाऊंगा दोस्तों, मैं आपका 120 से 130 नंबर तक का तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। बस आप हमारे जो भी आगामी वीडियो हैं उनको भी आप देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। सीडीपी में, ठीक है, 30 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, मैथ में भी 30 नंबर पूछा जाता है, ईबीएस में भी 30 नंबर पूछा जाता है और हिंदी में भी 30 नंबर पूछा जाता है। और जो 5वां खंड बचता है आपका, ठीक है, इसमें कोई आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, संस्कृत या इंग्लिश। ठीक है, तो मान लीजिए कि यदि आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में 30 नंबर पूछा जाएगा।
ठीक है। यदि इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में 30 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात है, जो कोई कोचिंग संस्था वाले आपको नहीं बताते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सीडीपी होता है दोस्तों, ये भी 15-15 नंबर में 2 भागों में डिवाइड होता है। जैसे कि सीडीपी सब्जेक्ट हुआ, सीडीपी सब्जेक्ट भी 2 पार्ट में बटा होता है। एक सीडीपी का कंटेंट होगा और एक सीडीपी का पैडागोजी होगा, ठीक है। सीडीपी कंटेंट से आपसे 15 नंबर पूछा जाएगा और सीडीपी पैडागोजी आपसे 15 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैथ होता है, ठीक है। मैथ में भी आपसे मैथ का कंटेंट 15 नंबर का पूछा जाएगा और मैथ का पैडागोजी आपसे 15 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप कहोगे कि सर ये कंटेंट और मैथ क्या होता है, तो वो मैं अभी आपको जस्ट इसके बाद बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। तो ईबीएस भी आपसे 30 नंबर का पूछा जाता है। अब ईबीएस भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, ईबीएस कंटेंट 15 नंबर का और ईबीएस पैडागोजी 15 नंबर का, ठीक है। फिर सेम वैसे हिंदी में है, हिंदी कंटेंट 15 नंबर का पूछा जाएगा और हिंदी पैडागोजी 15 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक वैसे ही आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, 5वें खंड में आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे, आप संस्कृत लेते हैं तो आपसे संस्कृत का 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा। यदि इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश का 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा। ठीक वैसे ही पैडागोजी में पूछा जाएगा। यदि आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत का पैडागोजी आपका 15 नंबर पूछा जाएगा। यदि इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश का पैडागोजी आपसे 15 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें आपको किसी भी कोचिंग संस्था या किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा दोस्तों। ये ब्रह्मास्त्र है, इसको याद कर लीजिए दोस्तों। और मैं अब आगे आपको बताता हूँ कि कंटेंट और पैडागोजी में अंतर क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो कंटेंट होता है ये क्या होता है, रट्टा मार होता है, रट्टा मार, ठीक है। क्वेश्चंस होते हैं, रट्टा मार क्वेश्चंस, ठीक है। और पैडागोजी जो होता है ये तर्क आधारित होता है, ठीक है, तर्क आधारित, ठीक है दोस्तों। यानी कि रीजनिंग टाइप का होता है, रीजनिंग टाइप, ठीक है दोस्तों। पैडागोजी का वैसे तो हिंदी जो अनुवाद होता है शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र भी बोल सकते हैं पैडागोजी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपसे तर्क आधारित यानी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि कंटेंट का मतलब होता है रट्टा मार क्वेश्चन, ठीक है। और पैडागोजी का मतलब होता है तर्क आधारित यानी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। रट्टा मारने का मतलब ये है कि यदि आपने जैसे कुछ भी पढ़ा है और आपको सेम टू सेम बस वैसे ही ऑप्शन में रख दिया जाता है, आपने पढ़ा है, आपके माइंड में है वो चीज़, आपने तुरंत उत्तर लगा दिया कि इसका ये आंसर है। जबकि इसमें क्या होता है कि आपको चारों क्वेश्चन में से कोई एक बेहतर ऑप्शन चुनना होता है जो कि सबसे सही होता है, अपने तर्क विवेक पर आधारित, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्लियर करते हैं कि रट्टा मार क्वेश्चन कैसा होता है और पैडागोजी मतलब कि ये कंटेंट वाला क्वेश्चन कैसा होता है और पैडागोजी वाला क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है। पहले हम सीडीपी में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ब्रह्मास्त्र है, क्या है, ब्रह्मास्त्र है। ये हम सबसे लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों, सबसे लास्ट में इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया सीडीपी कितने नंबर का, 30 नंबर का, ठीक है। और इसमें क्या है, कंटेंट है, कंटेंट और पैडागोजी, पैडागोजी, ठीक है। ये भी 15 नंबर का पूछा जाएगा और ये भी 15 नंबर का पूछा जाएगा। अब देख लीजिए दोनों में अंतर क्या होता है, कि मतलब कंटेंट का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और पैडागोजी का कैसा पूछा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा कंटेंट में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और पैडागोजी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सीडीपी का, ठीक है। ठीक है दोस्तों।
ये क्या है दोस्तों, कंटेंट, ठीक है, और ये क्या है, पेडागोजी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो कंटेंट होता है ये रट्टा मार टाइप का क्वेश्चन होता है, और जबकि पेडागोजी जो होता है ये तर्क आधारित होता है, रीजनिंग टाइप का होता है, यानी शिक्षण शास्त्र पर आधारित होता है कि बालक को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है, कैसे ना पढ़ाया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखते हैं कंटेंट का, जैसे मैंने बताया रट्टा मार, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये कंटेंट का क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए कंटेंट का क्वेश्चन कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। पहला, संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा शारीरिक विकास के चरण, और तीसरा संवेगात्मक विकास के चरण, और चौथा नैतिक विकास के चरण, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को बताया, ठीक है, नैतिक विकास के चरण को कोहलबर्ग ने बताया। इसमें क्या, आपने किसी भी प्रकार का आपको दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, ये कुछ नहीं है, इसको आपने बुक में पढ़ा है, कहीं देखा है, आपने रट्टा मारा है, आपके माइंड में सेट है, बस जैसे ही ऑप्शन मिला कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का चरण दिया है, आपको ऑप्शन में दिखा, आपने उत्तर लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो यही जो होता है आपका कंटेंट होता है। जबकि अब देखिए पेडागोजी कैसा होता है, पेडागोजी में क्या होता है, आपको दिमाग लगाना होता है, तर्क लगाना होता है, ठीक है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जैसे देखो अब इसमें कैसे पूछता है प्रश्न, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि कोई बच्चा सर्वाधिक सृजनशील दिखाई देता है किसी गतिविधि में तो उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। पहला कि शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरा है शिक्षक के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, तीसरा है अपनी रुचि से, और चौथा है पुरस्कार के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें क्या होता है कि यदि कोई बच्चा सृजनशील है, ठीक है, सर्वाधिक सृजनशील किसी गतिविधि में दिखाई देता है तो इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको लगेगा कि अरे यार इसमें तो सब के सब सही हैं, है ना। आपको लगेगा कि बच्चा हो सकता है कि डर की वजह से ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी है। नहीं भाई, क्रिएटिविटी सृजनशीलता जो होती है ये किसी के डांट की वजह से नहीं आता है, ठीक है, या किसी के सामने अच्छा करने की वजह से कोई व्यक्ति सृजनशील नहीं हो सकता है, क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है उसके अंदर, ठीक है, या कोई व्यक्ति पुरस्कार के लालच में आकर उसके अंदर किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी उत्पन्न नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर क्रिएटिविटी तभी उत्पन्न हो सकती है जब उसके अंदर क्या हो, स्वयं की अपनी रुचि हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे अभी फ़िलहाल कार चलाने नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। यदि मुझे कार चलाना है, ठीक है दोस्तों, मुझे कार चलाना है, ठीक है, तो मैं कार चलाना तभी सीख सकता हूँ जब मेरे अंदर खुद रुचि होगी, ठीक है। मैं पिता के डांट से तो नहीं सीख सकता कार, ठीक है, चलाना, या दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए भी तो मैं नहीं सीख सकता, है ना, और किसी का पुरस्कार लेने के लिए भी मैं नहीं सीख सकता। लेकिन हाँ, मेरी खुद की रुचि होगी कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है, कुछ नया करना है, ठीक है, तो मुझे कुछ अलग से करके दिखाना है, ठीक है। तो क्या होती है, खुद की रुचि होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुआ, आपका पेडागोजी हुआ दोस्तों। आपको अंतर समझ में आया कि ये जो होता है रट्टा मार होता है और पेडागोजी जो होता है ये तर्क आधारित होता है, ठीक है। और ये पेडागोजी बहुत ईजी होता है दोस्तों। आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस को देखिएगा, आपका मैं जितना भी पेडागोजी है इतने अच्छे से तैयार करवाएंगे कि 75 नंबर का जितना भी पेडागोजी पूछा जाता है आपका टोटल पेडागोजी मैं तैयार करवा दूंगा दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, मैथ, ठीक है, मैथ में भी मैंने बताया कि 30 नंबर, ठीक है, इसमें भी 15 कंटेंट होता है, ठीक है, कंटेंट 15 नंबर का और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है, ठीक है, 15 नंबर का पेडागोजी, 15 और 15। तो देख लीजिए कि इसमें कंटेंट कैसा होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कंटेंट का क्वेश्चन कैसा होता है मैथ में और पेडागोजी का क्वेश्चन कैसा होता है मैथ में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट डॉट दहाई तब रिक्त स्थान पर संख्या है। तो ये क्या हुआ, ये कंटेंट टाइप का क्वेश्चन हुआ। कंटेंट इसलिए ये है क्योंकि इसमें कुछ मतलब अलग से तो कुछ है नहीं, है ना। तो इसमें क्या कि आपको मैथ लगाने आता है, आपको सॉल्व करने आता है, आपने सॉल्व किया, उत्तर लगा दिया, ठीक है, जो भी होगा, सॉरी ये नहीं उत्तर, जो भी होगा आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या उत्तर होगा इसका। तो इस टाइप का कंटेंट होता है। लेकिन अब पेडागोजी में मैथ में कैसा पूछा जाता है, अब मैथ पेडागोजी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब तर्क आधारित, कि बच्चे को मतलब कि यदि आपको गुणा सिखाना है तो कैसे, किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, या दशमलव सिखाना है तो क्या चीज़, किस माध्यम से आप सिखा सकते हैं। कोई बालक यदि मैथ में कमज़ोर है तो उसको आप क्या करना चाहिए उसके साथ। यदि कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको आप मैथ कैसे सिखाएंगे। यदि कम सुनता है तो आप उसको मैथ कैसे सिखाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन क्या होता है, मैथ पेडागोजी कहलाता है, ठीक है। तो देखिए अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ और पेडागोजी में क्या, सॉरी कंटेंट और पेडागोजी में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो मैथ पेडागोजी का देख लीजिए एक प्रश्न, ठीक है, दिया गणित के कक्षा में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। पहला दिया है टेलर का गिनतारा और भिन्न का कीट संख्या चार्ट, ठीक है ये। उसके बाद बी वाले में क्या दिया है, संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड। फिर सी में क्या दिया है, टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। फिर डी में क्या दिया है, कंप्यूटर संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। तो इसमें दोस्तों देखिए, यदि कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, यदि कोई बच्चा दृष्टिबाधित है दोस्तों, तो आप दृष्टिबाधित है तो आप उसे संख्या चार्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। संख्या चार्ट का प्रयोग, क्योंकि भाई वो दृष्टिबाधित है, तो आप संख्या चार्ट यदि प्रस्तुत करते हैं तो क्या वो संख्या चार्ट को देखेगा। संख्या चार्ट का मतलब वही जो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लगा होता है, एक बैनर सा होता है, उसमें 1 2 3 4 या ABCD जो कुछ भी लिखा होता है, तमाम प्रकार से गिनतियाँ लिखी होती है, पहाड़ा लिखा होता है, तो क्या वो संख्या चार्ट को देख के पढ़ सकता है, नहीं ना। तो ये संख्या चार्ट इसमें दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। फिर इसमें भी संख्या चार्ट दे दिया तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी संख्या चार्ट है तो ये भी गलत हो गया। अब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये टेलर का गिनतारा जो होता है ये अबेकस, इसको इंग्लिश में अबेकस कहते हैं। ये क्या होता है कि जो बच्चों को, सॉरी बच्चों का पढ़ने वाला जो स्लेट आता है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक ऐसे तार लगा होता है, 2-3 तार लगा होता है, उन तारों में कई सारी मोतियां लगी होती हैं, है ना। तो यदि कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उन मोतियों को आप लेफ़्ट राइट करके उनको मतलब गिनती सिखा सकते हैं, ठीक है, उनको गिनती सिखा सकते हैं, जोड़ घटाना सिखा सकते हैं, उन मोतियों को लेफ़्ट राइट करके, है ना, उसी को कहते हैं गिनतारा, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो वो देख नहीं सकता है, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से वो सुन सकता जरूर है। जो भी कंप्यूटर में आप चलाएंगे कंप्यूटर के माध्यम से वो उन चीज़ों को सुन सकता है। और जियो बोर्ड क्या होता है, जियो बोर्ड जो होता है ये एक उभरा हुआ सतह होता है जिसपे तमाम प्रकार की ज्योमेट्री आकृतियाँ बनी होती है, जिसको वो स्पर्श करके उसको पहचान सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्लियर हुआ कि मैथ के कंटेंट में क्या होता है कि आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, दृष्टिबाधित है तो क्या करना है,
इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब ईवीएस का देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ईवीएस का देख लेते हैं कि कंटेंट कैसा होता है और पेडागोजी कैसा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, ईवीएस है। ईवीएस कितने नंबर का, 30 नंबर का। कंटेंट जो है, ठीक है, कंटेंट 15 नंबर और पेडागोजी 15 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कंटेंट में कैसा क्वेश्चन, रट्टा मार क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कंटेंट में आपको रट्टा मार क्वेश्चन मिलता है। जैसे अब देख लीजिए, इसी में पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि मैंने पढ़ा है, मुझे मालूम है कि आवाज़ भी मुख्य थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी मुख्य थीम है, और भोजन भी मुख्य थीम है। तो कौन सा एक नहीं है, तो सी वाला नहीं है, मतलब यही ऑप्शन क्या होगा, सी आपका सही हो जाएगा। यही मुख्य थीम नहीं है, ये क्या है, उप थीम है। ठीक है, मैंने पढ़ा है, मैंने रट्टा मारा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका कंटेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाते हैं, देखिए मैंने इसको यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, कि देखिए ये क्या है, ये जो यहाँ पे है, ये मुख्य जो है, ये क्या थीम है। ठीक है, 6 मुख्य थीम है, परिवार एवं मित्र, आवास, भोजन, पानी, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें से आवास दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, और भोजन दिया हुआ था। ठीक है, और एक उसी में डाल दिया था काम और खेल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, जो कि ये क्या था, उप थीम था। ठीक है, परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आता है, ये चारों परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आता है। तो मैंने इसको रट्टा मार रखा था, तो मुझे मालूम था ये काम और खेल जो होता है ये उप थीम होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें क्लियर हुआ। तो ये क्या होता है, रट्टा मार क्वेश्चन होता है कंटेंट में, ईवीएस में भी। ठीक है, और ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, और पेडागोजी देख लेते हैं, इसमें पेडागोजी कैसा पूछता है। अब देख लीजिए पेडागोजी में कैसा, अब ईवीएस के पेडागोजी में कैसा आता है क्वेश्चन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या, इसमें कुछ रट्टा मारने वाला नहीं है, ये तर्क पे आधारित है। ठीक है, यानी शिक्षण शास्त्र पे आधारित है ये क्वेश्चन। इसी मतलब पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो ये शिक्षा शास्त्र पे आधारित है कि यदि बच्चे को पर्यावरण अध्ययन सिखाना है तो उसका सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए बोल रहा है सबसे प्रभावशाली युक्ति। ठीक है, तो ये है पाठ्य पुस्तक का पठन। ठीक है, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, और तीसरा है कक्षा निदर्शन, और चौथा है किस्से एवं कहानियाँ। ठीक है, तो सबसे प्रभावशाली युक्ति जो होता है वो किस्से एवं कहानियाँ होता है, क्योंकि वो प्राथमिक स्तर का बच्चा है। क्योंकि आप जैसे जो पहले तो ये समझ लीजिए कि यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किसका दे रहे हैं, 1 to 5 सीटेट दे रहे हैं या 6 to 8 यानी दूसरा पेपर दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो होता है, एक से लेके 5 तक के लिए जो होता है वो फर्स्ट पेपर होता है, और 6 से लेके 8 तक के लिए जो होता है वो आपका सेकंड पेपर कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप पहला पेपर दे रहे हैं तो आपको मालूम है कि प्राथमिक स्तर का बच्चा होगा। ठीक है, अगर इसमें देखिए कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, किस क्लास का बच्चा होगा, लेकिन आप जो भी पेपर दे रहे होंगे वो आप वही मानेंगे कि हाँ ये मतलब अगर मान लीजिए आप प्राथमिक स्तर का पेपर दे रहे हैं तो बच्चा किस में होगा, मतलब 1 से लेके 5 तक के क्लास का बच्चा होगा। ठीक है, अब उसी को दिमाग में रख के आपको सोचना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पाठ्य पुस्तक का पठन। ठीक है, अभी तो वो बच्चा किताबों को पढ़ना भी अच्छे से नहीं सीखा होगा, किताब में क्या भाव है ना,
उसका, वो उसको भी नहीं, मतलब उसका इसमें मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि अभी वो किताबों में उसकी उतनी रुचि नहीं होगी। ठीक है, आप बैठ के ढेर सारा उसको व्याख्याएं देंगे, है ना, और बच्चे को उसमें भी रुचि नहीं मिलेगा। ठीक है, बच्चा उसमें भी रुचि नहीं लेगा, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कक्षा निदर्शन, ये भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसमें भी बच्चा रुचि नहीं लेगा। ठीक है, यदि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को पर्यावरण अध्ययन का प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना है तो उसको किस्से एवं कहानियों के माध्यम से आप पर्यावरण को पढ़ाइए, वो देखिए उसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हिंदी का। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया हिंदी। ठीक है, हिंदी जो होता है ये भी 30 नंबर का पूछा जाएगा चौथे खंड में। ठीक है, किसमें? चौथे खंड में। ठीक है, इसमें भी क्या होता है दोस्तों, देखिए कंटेंट होता है कितने नंबर का? 15 नंबर का। ठीक है दोस्तों, और पेडागोजी होता है कितना? 15 नंबर का। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है कि आपको समझना होगा कि इसमें जो कंटेंट होता है, इस कंटेंट में आपको एक गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, और एक पद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाएगा। गद्यांश से आपको 9 नंबर पूछा जाएगा और पद्यांश से आपका 6 नंबर पूछा जाएगा। 9 6 मिला के कितना हो जाएगा? 15 नंबर। 9 और 6 मिला के 15 नंबर। समझ में आया दोस्तों? 9 और 6 मिला के कितना हो जाएगा? 15 नंबर। ठीक है, इसमें एक गद्यांश और एक पद्यांश। उसमें क्या रहता है गद्यांश और पद्यांश में दोस्तों, कि ये केवल मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि उसमें एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाएगा। 9 नंबर और 6 नंबर मिला के पूरा 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा। अब गद्यांश में क्या होगा कि आपको एक गद्यांश दिया होगा और कहेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए कि किसी भी गद्यांश का पढ़कर उत्तर देना बहुत ही आसान काम होता है और सीटेट में बहुत इजी पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आप गद्यांश को पढ़कर आप 9 नंबर बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही पद्यांश आपका पूछा जाएगा 6 नंबर का, तो उसमें भी दिया रहता है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप उसको भी पढ़ के कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे आपका क्या हो गया? 15 नंबर, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया था कि 15 नंबर आपका, मैं 20 से 25 नंबर आपका तैयार करवा के जाऊंगा। तो आपका दोस्तों बिना पढ़ाए मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो कि कोचिंग वाले नहीं बताते हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं कि आपका 15 नंबर तैयार हो गया दोस्तों, बिना पढ़े। क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ग्रेजुएशन बीएड बीटीसी पास हैं, तो आप गद्यांश और पद्यांश का उत्तर पढ़ कर, सॉरी, उसका जो दिया है उसको पढ़कर आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो आपका 15 नंबर यहीं पे तैयार हो गया। ठीक है, कंटेंट में, कंटेंट आपका हिंदी का जो 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है वो आपका यहीं तैयार हो जाता है। तो अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन कैसा पूछता है इसमें। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश का कैसा होता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब जैसे मैंने बताया कि हिंदी के कंटेंट में आपसे 9 नंबर का गद्यांश और 9 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका गद्यांश।
ये रहा आपका गद्यांश। देख लीजिए इसमें क्या बोला है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 91 से 99, मैंने बताया ना कि 9 नंबर केवल आपसे गद्यांश से पूछता है। तो ऐसे ही आपको गद्यांश दिया रहेगा, इसको पढ़कर आपको नीचे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, 9 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उनका उत्तर देना रहता है। ठीक है, अब इसी में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, अब इसी में क्या होता है कि 9 में 2 या 3 क्या होता है, ग्रामर का क्वेश्चन डाल देता है इन 9 में, और वो इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसी गद्यांश से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि अब इसमें दे देगा, ठीक है, कि अतृप्त, मान लीजिए जैसे ये अतृप्त है। ठीक है, ठीक है, इसका जो विलोम होगा ये क्या होगा, तो तृप्त होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, या दे देगा कि किसी का कोई एक उठा के उसी से पूछ लेगा पर्यायवाची। ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिनमें से 2 या 3 उसमें ग्रामर पोर्शन रहेगा, और बहुत ईजी आता है, केवल विलोम शब्द और पर्यायवाची पूछता है। ठीक है दोस्तों, और अब दूसरा देख लीजिए, ये क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया दोस्तों कि दूसरा जो होता है पद्यांश होता है, कितने 6 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर का, 6 नंबर का। ठीक है, देखिए 100 से लेके 105 दिया है, तो यानी 100 से 105 कितना हुआ, 6 नंबर। ठीक है, अब जैसे, ठीक है, 6 नंबर हुआ। अब इसमें दिया हुआ है, अब ये पद्यांश दिया हुआ है, अब आपको इसको पढ़कर नीचे 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उनका उत्तर देना होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम क्रिकेट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान। ठीक है, निसीम व्योम में तान रहे, युग युग से किस महिमा का बितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, और इसका अब इसके नीचे आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, 6 प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर देना रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 15 नंबर, तो ये आपका तैयार है। मैं मानता हूँ कि अगर 15 नहीं कर पाओगे कंटेंट का, हिंदी का जो कंटेंट 15 नंबर का पूछा जाता है, अगर 15 नहीं कर पाओगे आप, तो भी इसमें से आप 15 में से 10 तो आप कर ही लोगे, 100% कर लोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं संस्कृत पे। ठीक है, मान लीजिए संस्कृत। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी क्या होता है, कंटेंट और पेडागॉजी। ठीक है, ये भी 15 नंबर का, और ये भी 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, कंटेंट और पेडागॉजी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे हिंदी में था, मैंने बताया एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों गद्यांश होता है, इसमें पद्यांश नहीं होता है। हिंदी में एक गद्यांश और एक पद्यांश होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 का दोनों गद्यांश होता है। जो पहला गद्यांश होगा ये 8 नंबर का पूछेगा, और जो दूसरा गद्यांश होगा ये 7 नंबर का पूछेगा, और 8 7 कितना हो जाएगा, टोटल मिला के आपका 15 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी वैसे ही है हिंदी की तरह, आप दोनों गद्यांश को पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए, बहुत आसान है। जैसे देख लीजिए इसमें दिया हुआ है अधोलिखित गद्यांश। ठीक है, नीचे देख लीजिए इसमें 21 से 28, 121 से 28। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हुआ दोस्तों यहाँ पे, और ठीक वैसे ही दूसरे गद्यांश में 129 से 35। ठीक है, 29 30, ठीक है, और 35 मतलब 7 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, अभी मैं जो हिंदी और संस्कृत का पेडागोजी है इसका बात नहीं करूँगा मैंने, क्योंकि आपको CDP का पेडागोजी
मैथ का पेडागोजी, ईवीएस का पेडागोजी दिखा दिया। सेम वैसे ही पेडागोजी इसमें भी होता है, बस वही पूछता है कि हिंदी में मतलब हिंदी कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना। कोई बच्चा है तो उसे मात्रा का ज्ञान कैसे कराना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है हिंदी में पेडागोजी। सेम वैसे ही संस्कृत होता है कि कोई किसी भी बच्चे को संस्कृत भाषा सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब पेडागोजी क्वेश्चन है। ये सब आपको जब मैं अगला वीडियो अपना लेकर आऊँगा, ब्रह्मास्त्र नाम से वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपको उसमें पढ़ाऊँगा। आपका 75 नंबर का पेडागोजी पूरा तैयार करवा के जाऊँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों गद्यांश ही पूछा जाता है, जबकि हिंदी में आपसे एक गद्यांश, ठीक है, हिंदी में आपसे एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है, जबकि संस्कृत में क्या है दोस्तों कि दोनों आपसे गद्यांश ही पूछा जाएगा, ठीक है, एक 8 नंबर का और एक 7 नंबर का। हिंदी में कितना था, 9 नंबर का गद्यांश और 6 नंबर का पद्यांश हिंदी में, ठीक है, और संस्कृत में 8 नंबर का गद्यांश और 7 नंबर का गद्यांश, 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, बस यही है, इसको पढ़िए। दिया रहता है वृद्ध पिता स्वपुत्रान, ठीक है, कृषि कर्मण, ऐसे दिया रहता है। तो आपको इसको पढ़ के क्या होता है कि उत्तर देना होता है, ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना होता है, फिर इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना होता है। बहुत सरल बहुत ईजी होता है। यदि आपको संस्कृत नहीं आता है तो फिर भी मैं बता दूंगा कि इसका उत्तर बहुत ही ईजी होता है, इसका उत्तर सब इसी में छिपा होता है, ठीक है। आप केवल शब्दों को ही देख कर इसका उत्तर निकाल लोगे दोस्त, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों ब्रह्मास्त्र की ओर, जो कि मैंने आपको एकदम शुरू में दिखाया था दोस्तों। ये रहा ब्रह्मास्त्र। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको ब्रह्मास्त्र दे के जाऊंगा, तो वो ब्रह्मास्त्र दोस्तों यहीं पे है, ठीक है। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है। और मैं आपको हर अपने वीडियो में अपने नोट्स को आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जिन चीज़ों का ज़रूरत होगा उनको हम पार्ट वाइज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बता रहे हैं 30 नंबर का CDP, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का EVS, 30 नंबर का हिंदी और 30 नंबर का संस्कृत, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए, 15 नंबर का CDP कंटेंट, 15 नंबर का पेडागोजी कंटेंट, 15 नंबर का मैथ कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजी कंटेंट, ठीक है, मैथ का पेडागोजी, ठीक। वैसे EBS का कंटेंट रहेगा और EBS का पेडागोजी रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया दोस्तों। अब देखिए, वैसे ही सेम आपका यहाँ पे है, हिंदी में है, ठीक है, हिंदी का कंटेंट आपसे 15 नंबर पूछा जाएगा, हिंदी का आपसे पेडागोजी 15 नंबर पूछा जाएगा। वैसे संस्कृत में आपसे कंटेंट पूछा जाएगा और पेडागोजी संस्कृत का 15 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ब्रह्मास्त्र ये क्यों है, आपको बता रहे हैं। ये जो है EBS, ठीक है दोस्तों, EBS, इसमें जो है EBS कंटेंट में, ठीक है, EBS कंटेंट में 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, आना ही आना है। कौन कौन सा, पहला एक आएगा आपका दिशा से, ठीक है, दूसरा आपका एक थीम से,
और तीसरा जो है एक ट्रेन से। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन नीचे हम दिखाते हैं। ठीक है, ये फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, और आपका मैंने 4 नंबर मतलब कि 15-15 जो आपका था, 15 नंबर हिंदी का कंटेंट, 15 नंबर हिंदी का कंटेंट और प्लस 15 नंबर का संस्कृत का कंटेंट। ठीक है दोस्तों, ये 30 नंबर का जो कंटेंट हुआ हिंदी और संस्कृत का, इसमें से मैं मानता हूँ कि आप 20 नंबर बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, आपको तैयारी ही नहीं करना है इन कंटेंटों का। ठीक है, 20 नंबर आप यहाँ से कर लोगे। और 4 नंबर, ठीक है, दिशा का 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिशा से, तो 2, 3 और ये मिला के 4। ठीक है, टोटल 4 नंबर, तो 20 और 4, ठीक है दोस्तों, 24 नंबर। टोटल 24 नंबर आपका मैंने तैयार करवा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, ईबीएस के कंटेंट का 4 नंबर फिक्स है दोस्तों, वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस। ठीक है दोस्त, देखिए एक पहला क्वेश्चन जो कि मैंने बताया कि आपका एक थीम से होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे थीम से है जो कि मैंने आपको करवा चुका है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, इसको यहीं के यहीं देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर ये आपको कहीं कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन फिक्स होता है, ये हमेशा देता ही देता है। ठीक है, और फिर देख लीजिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, कि आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, मैंने बताया कि एक थीम से आता है और 2 दिशा से। ठीक है, तो एक तो ये वाला दिशा हो गया। ठीक है दोस्तों, एक तो ये वाला दिशा वाला हो गया, और ये बहुत ईजी होता है दोस्तों। ये जब हम आपको ईवीएस पढ़ाएंगे, अभी तो हम आपको केवल पैटर्न बता रहे हैं ताकि आपका जो मैंने आपसे वादा किया कि आपका 24 नंबर तैयार करवा देंगे, तो वो 24 नंबर आपका यहीं पे हम तैयार करवा रहे हैं। तैयार क्या मतलब कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि ये 24 नंबर आपका इसे देखकर ही आपका पूरा कंफर्म हो गया कि आप 24 नंबर बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, जिसको आपको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहीं कहीं देख लो, बस बाकी जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा बस उसमें देखिएगा। ठीक है, आपका ये तैयार हो जाएगा। तो आपका एक मैंने जैसा कि बताया कि एक थीम्स होता है जो कि ऊपर दिखाया। ठीक है, एक ये दिशा वाला होता है, बहुत ही ईजी होता है ये दिशा वाला। ठीक है, कुछ नहीं है, बस जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, वहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो कहता है कि भैया पूरब में गया तो आप इसको पूरब में ले जाइए। फिर कह रहा है कि उत्तर में गया तो उत्तर में लेके जाइए। फिर कह रहा है कि ये पश्चिम में गया तो पश्चिम में लेके जाइए। फिर उत्तर में गया तो उत्तर में लेके जाइए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर देखिए कि कहाँ पहुँचा, बस ठीक इसमें ऑप्शन में वही चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर देखिए दूसरा क्या है, स्टेट डायरेक्शन पूछता है, राज्यों का डायरेक्शन। ठीक है, मैंने बताया कि डायरेक्शन से 2 आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है डायरेक्शन में दोस्तों कि आपसे पूछेगा कि गुजरात भारत के नक्शे में, ठीक है, इंडियन मैप में गुजरात किस दिशा में स्थित है। ठीक है, मतलब 29 राज्य है, 29 राज्य को आप मैप में देख लीजिएगा कि वो किस किस दिशा में स्थित है। ठीक है, तो जो भारत का नक्शा है, ठीक है, गुजरात आपका यहीं पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है गुजरात। तो आप देखिएगा तो ये जो है आपका कहाँ पड़ रहा है, उत्तर पश्चिम में। कहाँ, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो ऐसे उत्तर दिया रहेगा कि गुजरात जो है वो भारत के मैप में किस दिशा में स्थित है।
तो आपको मालूम है कि गुजरात वहाँ ऊपर कोने में स्थित है, तो आपको मालूम है कि उत्तर और पश्चिम में, ठीक है। तो कितना नंबर, दिशा का 2 क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ठीक है। एकदम फिक्स है दोस्तों, हर साल आता है ये, इसको यहीं पे देख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्रेन से आता है, ट्रेन से मतलब वही समय वाला होता है, पूछता है कि एक ट्रेन इतने बजे चलती है, ईवीएस में पूछता है ये चीज़ें, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है दोस्तों, ये रहा। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी का औसत चाल क्या थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये 100% फिक्स है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि इसमें 4 क्वेश्चन, एक आपका ये थीम वाला पूछेगा, एक और एक स्ट्रेट डायरेक्शन पूछेगा, एक आपका मतलब ये चलने फिरने वाला डायरेक्शन से पूछ लेगा, ठीक है, और एक आपसे जो है ये पूछ लेगा ट्रेन से संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो ईबीएस कंटेंट में, ठीक है, ईबीएस कंटेंट में 4 नंबर आपका यहीं पे मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर में आप ये देखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सारे लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 नंबर फिक्स है, हर साल पूछता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हिंदी में आपको मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया कि एक गद्यांश पूछता है, ठीक है, 9 नंबर का, और एक पद्यांश पूछता है 6 नंबर का। और संस्कृत में एक गद्यांश 8 नंबर का, दूसरा गद्यांश 7 नंबर का, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आप पूछोगे कि सर ये 3-2 और 2-3 क्या लिखा हुआ है। सेम चीज़ वैसे ही इसमें भी लिखा है 3, यहाँ पे संस्कृत वाले में 3-2 और 2-3, ठीक है। तो ये देखिए हिंदी में जो ये 3-2 और 2-3, ठीक है, ये गद्यांश और पद्यांश, ठीक है दोस्तों। इसमें ये 3-2 और 2-3 का मतलब क्या है, मैंने बताया कि गद्यांश जो होता है ये 9 नंबर का आता है, पद्यांश आपका 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या है कि यदि गद्यांश में यदि आपसे 3 नंबर का ग्रामर पूछेगा, ठीक है, तो पद्यांश में आपसे 2 ही नंबर का ग्रामर केवल पूछेगा, ठीक है। यदि गद्यांश में आपसे 2 नंबर का ग्रामर पूछेगा तो आपसे पद्यांश में 3 नंबर का ग्रामर पूछ लेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि टोटल इन 15 में से, ठीक है, 15 में से आपका 5 नंबर आपका ग्रामर से रहेगा, ठीक है दोस्तों। किससे 5 नंबर, ये आपका व्याकरण का रहेगा, व्याकरण, ठीक है, 15 में से 5 नंबर, ठीक है, 15 में से 5 नंबर आपका ये व्याकरण का रहेगा कंटेंट में, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला फिर एक बार इसको समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज़न ना हो, कि यदि गद्यांश में ठीक है दोस्तों, यदि गद्यांश में 3 नंबर का व्याकरण पूछेगा तो पद्यांश में 2 ही नंबर का व्याकरण पूछेगा। यदि गद्यांश में 2 नंबर का व्याकरण पूछेगा तो पद्यांश में 3 नंबर का व्याकरण पूछेगा, यानी कि उसको 5 नंबर पूछना है, मतलब यानी कि 15 नंबर के इस कंटेंट में 5 नंबर का वो ग्रामर पूछेगा, ठीक है। यदि इसमें 3 दिया तो इसमें 2 देगा, यदि इसमें 2 दिया तो इसमें 3 देगा,
ठीक है, कन्फर्म होगा। सेम प्रोसेस वही इसमें भी है, संस्कृत में भी है, 3 2 और 2 3, सेम यही संस्कृत में भी है। ठीक है, इसमें भी 5 नंबर का आपसे ग्रामर पूछेगा। ठीक है, संस्कृत में भी। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत में क्या है कि 2 का दोनों गद्यांश ही पूछेगा। क्या पूछेगा? गद्यांश, दोनों गद्यांश रहेगा। ठीक है, गद्यांश। ठीक है, एक गद्यांश 8 नंबर का रहेगा, एक गद्यांश 7 नंबर का रहेगा। अब ये 3 और 2 का क्या मैटर है बता रहे हैं, और 3 और 2 का मैटर, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, अब इसका मतलब वही है जैसे मैंने हिंदी में बताया। हिंदी में एक देखिए गद्यांश होता है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से देखिए, हिंदी में एक गद्यांश रहेगा, एक पद्यांश रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा? 2 का दोनों गद्यांश रहेगा। ठीक है, इसमें गद्यांश 9 नंबर और पद्यांश 6 नंबर, और इसमें जो दोनों गद्यांश रहेंगे तो एक गद्यांश 8 नंबर का और दूसरा गद्यांश 7 नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि देखिए, यदि पहले गद्यांश से 3 व्याकरण पूछेगा तो दूसरे गद्यांश से 2 ही व्याकरण पूछेगा। यदि पहले गद्यांश से 2 व्याकरण पूछेगा तो दूसरे गद्यांश से 3 व्याकरण पूछेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के 5 नंबर आपसे पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर पूछेगा। ठीक है, इस 15 नंबर में 8 7 15, 15 में से 5 आपसे ये पूछेगा। ठीक है दोस्तों, व्याकरण मतलब कि इस 15 में से 5 व्याकरण रहेगा, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो आपको व्याकरण बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि व्याकरण नहीं पढ़ना है। सीटेट में व्याकरण नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों, जो कि आपको कभी भी ये सब कोचिंग संस्था वाले नहीं बताएंगे, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि व्याकरण सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का आता है, 10 नंबर। ठीक है, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण जो है केवल 10 नंबर का आता है दोस्तों। ठीक है, जो कि नहीं पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है। अब आप कहोगे सर व्याकरण पूछता है तो पढ़ना क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपका गद्यांश से ही कोई प्रश्न उठा क्योंकि उसमें आपसे देखिए पूछेगा क्या, व्याकरण में आपसे। अब ये भी ब्रह्मास्त्र में आप लेते जाइए, जो मैंने बताया कि आपको कोई किसी भी कोचिंग संस्था वाले नहीं बताएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिंदी के व्याकरण में क्या पूछेगा? ठीक है, हिंदी के व्याकरण में जो 5 नंबर देता है उसमें क्या पूछेगा? ठीक है, पहला एक विलोम शब्द पूछ लेता है। ठीक है, उसी गद्यांश में से कोई शब्द उठाएगा, कहेगा कि इसका विलोम शब्द बता दीजिए। दूसरा पर्यायवाची पूछेगा। ठीक है, पर्यायवाची पूछेगा। ठीक है, और तीसरा जो है, ठीक है दोस्तों, पर्यायवाची और उपसर्ग और चौथा संधि। ठीक है, और 5वां जो है समास। ठीक है, ये जो है यही 5 नंबर, यही जो 5 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से। ठीक है दोस्तों, एक विलोम शब्द, एक पर्यायवाची, एक उपसर्ग, एक संधि और एक समास। ठीक है दोस्तों, यही पूछा जाएगा आपसे हिंदी में भी 5 नंबर का, और यही पूछा जाएगा आपसे संस्कृत में 5 नंबर का। तो बताइए, 1 नंबर विलोम शब्द तो आप बहुत आसानी से बता दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्यायवाची भी आप आसानी से बता, बहुत ईजी पूछता है ना। उपसर्ग भी आप बता दोगे। तो आप 10 नंबर के लिए पूरे सीटेट में पूरी व्याकरण ही पढ़ो, ये तो भाई देखो मूर्खता की बात है। मैं तो 100% कहता हूँ कि मूर्खता की बात है कि 10 नंबर के लिए आप पूरी व्याकरण ही पढ़ना हो, और आपको पता भी नहीं है कि व्याकरण में पढ़ना क्या है, और आप पूरी हिंदी को ही पढ़ ले रहे हो, है ना। तो हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसमें ये सब कुछ भी नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, कुछ भी लेखक वोखक कुछ भी नहीं। बस
वही जो आपसे गद्यांश पद्यांश दिया रहता है उसी में से कोई शब्द उठा के कहेगा उसका विलोम शब्द बता दीजिए, तो कोई उठा के पूछ लेगा इसका पर्यायवाची बता दीजिए, तो बोल देगा किसी शब्द को उठा के कहेगा कि इस शब्द में उपसर्ग क्या लगा है, दे देगा कोई शब्द उठा के। अगर मान लीजिए गद्यांश में कहीं विद्यालय शब्द आया हुआ है तो बोल देगा विद्यालय का संधि विच्छेद बता दीजिए, ठीक है। या कहीं अगर राजपुत्र दिया हुआ है तो बोल देगा कि राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है। मतलब उसी गद्यांश में मान लीजिए अगर किसी गद्यांश में अगर कोई शब्द आया हुआ है राजपुत्र, ठीक है, तो बोल देगा कि राजपुत्र का समास बता दीजिए, ठीक है, उन कंटेंट में। ये दोस्तों जो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये आपको किसी भी कोचिंग संस्था में कभी भी नहीं बताया जाएगा दोस्तों, कभी भी किसी भी कोचिंग संस्था में ये सब चीज़ें कभी भी नहीं बताया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था थंबनेल में कि आपका मैं 20 नंबर तैयार करवाऊंगा, 20 नंबर दोस्तों, लेकिन मैंने आपका लगभग 24 से 25 नंबर का तैयार करवा दिया। कितना? 24 से 25। मैंने 20 का वादा किया था, लेकिन आपसे 24 से 25 नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रक्चर से ही आपको बता दिया कि ये 24 और 25 नंबर सीटेट आपको फ्री में देता है, ठीक है, सीटेट फ्री में देता है ये कोई नंबर, ठीक है, फ्री मार्क्स है, सीटेट फ्री मार्क्स, ठीक है। कितना? 25 नंबर, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप बहुत आसानी से ले सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया ये, और जैसा कि मैंने आपसे दोस्तों वादा किया था कि यह चीज़ आपको किसी भी कोचिंग संस्था में नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैंने आपसे जैसा वादा किया था मैंने अपने वादा को पूरा किया दोस्तों। और हमारी जो आने वाली आगामी वीडियो है दोस्तों, उन सब वीडियो को भी आप रेगुलर बने रहें हमारे चैनल पर, उन सब वीडियो को देखते रहें। हमारी जितनी भी वीडियो दोस्तों आएंगे उसमें हर वीडियो से आपका 5 नंबर, 10 नंबर, किसी में 15 नंबर, 20 नंबर आपको दिलवा के ही मेरा हर वीडियो जाएगा। वीडियो थोड़ा हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो होगा, ठीक है, आधा घंटा कोई 1 घंटे का वीडियो होगा दोस्तों, लेकिन वो क्या होगा कि दोस्तों आपको हर वीडियो आधे घंटे का वीडियो, अब सोचिए कि आधे घंटे में आपका 15 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर तैयार हो जाएगा, तो ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों मैंने आज आपको चीज़ बताया, जो कंटेंट आपको दिया दोस्तों, यह कंटेंट आपको किसी भी कोचिंग संस्था में, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। मैंने अपने वादा को पूरा किया। नमस्कार दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी और अगले वीडियो में भी आपको मैं 75 नंबर का तैयारी करवाऊँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।